मैं अशोक माथुर साहब आपसे जरा एक और चीज समझना चाह रहा हूं। ये मुझे कुछ बातें असल में, या तो मोदी जी लंबा भाषण देते हैं, काफी लंबा, मतलब 1.5 घंटे का भाषण है, उसमें रिपीट नहीं करते हैं चीजों को, लेकिन वो चीजें रिपीट इन द सेंस कि पुरानी ही चीजों को, कि क्या क्या किया था, क्या क्या किया था, लेकिन कुछ कुछ नए चीजें लाते हैं वो। और जरा मैं उसमें आपसे अशोक माथुर साहब एक चीज समझना चाहूंगा। अब वो कल एक उन्होंने नया इशू उठाया कि राहुल गांधी अपने नाम के आगे नेहरू क्यों नहीं लगाते हैं। अब इसका मुझे तो सिर पैर समझ में नहीं आया। भाई, राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी, राजीव गांधी के पिताजी फिरोज गांधी, तो फिरोज का भाई, हमारे यहाँ जो हिंदू इंडियन सोसाइटी चलती है वो पिता के नाम, मतलब सरनेम को अडॉप्ट करती है, इसलिए था। इससे ये वो कह के वो क्या मैसेज देना चाह रहे थे या क्या कहना चाह रहे थे, मुझे बहुत क्लियर नहीं हुआ है। आप जरा अशोक भाई साहब इस पे बताइए। और मैं एक चीज और जो आपसे पूछ रहा हूं, उन्होंने लोकसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जवाब दिया, राज्यसभा में भी दिया। मेरे साथी कह रहे थे कि नहीं नहीं, ये तो परंपरा है, अलग अलग है, लेकिन मैं एक चीज फिर बता दूं, लोकसभा के लीडर ऑफ मतलब लीडर ऑफ द हाउस अगर मोदी जी हैं, तो वहां पे गोयल साहब हैं। यही बात मैं जनरली ऐसा मैंने नहीं देखा है पास्ट में कि प्राइम मिनिस्टर यहां पे भी बोले और फिर उसी बात को वहां पे भी बोले। जरा इस पे भी दोनों जगह उनका बोलना, और ये नेहरू जी का नाम से उसको क्या, व्हाट ही वांट टू अचीव, क्या कहना चाहते हैं। हमारा जो तंत्र है ये धीरे धीरे किसी एक व्यक्ति के चारों ओर घूम रहा है, और ऐसी स्थिति बनाना चाहते हैं वो, जिसको फासिज्म कहा जाए, कि अब एक ही है, मोदी 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 है। अब जब मोदी मोदी हैं तो मोदी जी कुछ भी बोले। ये नेहरू जी वाली बात तो आपने बिल्कुल ठीक की कि राहुल गांधी तो बेचारे गांधी इसलिए हो गए कि वो गांधी परिवार से हैं, गांधी माँ से पैदा हुए हैं और गांधी बाप थे इनके, इसलिए फिर हिंदू परंपरा के मुताबिक रहे हैं वो, उनको पता नहीं। लेकिन पिछले दिनों सोशल मीडिया पे नेहरू जी को लेकर के जिस प्रकार की बातें हुई, जिस प्रकार की बकवास चलती रही और जिस प्रकार का असत्य का प्रचार किया गया, उसका लाभ शायद इस भाषण में वो सोच रहे थे कि उनको मिल जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे भी ज्यादा गंभीर बात क्या थी, मोदी जी के पूरा भाषण ऐसे था जैसे क्राउड एक भीड़ के अंदर, किसी आम सभा के अंदर, किसी भीड़ के अंदर वो बोल रहे हो और केवल मतदाताओं को भावात्मक तरीके से प्रभावित करना चाहते हो, और जो मुद्दे हैं मुल्क के, उन मुद्दों पर लोगों का ध्यान न जाए, इसकी वो पूरी सावचेती रखे हुए थे। चाहे वो अडानी का मुद्दा हो, अडानी के संबंध में उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। और भी दूसरे मुद्दे, इतिहास की जो बातें उन्होंने की कि वो काम पिछली बार ऐसा हुआ, पहले ऐसा हुआ, इतिहास में ऐसा हुआ, नेहरू जी ने ये किया या इंदिरा गांधी जी ने ये किया, इस प्रकार की बातें वो बोल रहे थे। लेकिन वो वर्तमान के बारे में कुछ नहीं बता रहे थे कि हम किस प्रकार से पांचवी आर्थिक ताकत बनना चाहते हैं, किस प्रकार से राष्ट्रपति के भाषण और उसके बाद किस प्रकार से हमारी सरकार या हमारा सिस्टम हमको क्या वास्तव में आर्थिक ताकत बनाएगी। मुझे पता लगा कि जिस प्रकार से हो सकता है कुछ अमीरों के और अमीर हो जाने से पूरा राष्ट्र आर्थिक ताकत नहीं बन सकता। जिस प्रकार अभी पता लगा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ऊपर अडानी का कोई रोल नहीं है, उसी प्रकार और भी जो कारोबार हैं वो सट्टे पे टिके हुए हैं, कमोडिटी एक्सचेंज पे टिके हुए हैं, और भी जो कारोबार है इंडिया के वो इसी प्रकार के गोरख धंधे पे टिके हुए हैं। जब आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते तो बेरोजगारी के मुद्दे को कैसे हल करें। सरकार की नौकरी से बेरोजगारी दूर नहीं होगी। इसी प्रकार महंगाई का सवाल है, तो जब माल ही बाजार में कम होगा तो महंगाई कैसे कंट्रोल होगी। जिस प्रकार सरकार को चलाने के लिए आप नोट छापे जाएंगे या छापे छाप छाप के बाजार में निकाले जाएंगे तो महंगाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी। और इसी प्रकार की जो सीधी सीधे बातें हैं उनसे लोग उस पर लोग ना सोचे, बिल्कुल भी ना सोचे, इस प्रकार की कोशिश थी। उनको ये लग रहा था, उन्होंने कहा कि साहब कीचड़ उछालोगे तो कमल खिलता ही रहेगा। भाई कमल खिलता रहेगा, कौन सा कमल? एक तो कमल जिस पे सरस्वती बैठी हो, तो सरस्वती बैठी हुई होगी तो उस कमल के पास ज्ञान होगा, वो कमल विद्वान होगा, वो कमल आपकी चोरियों को पकड़ लेगा। वो कमल हम नहीं खिलाना चाहते, क्योंकि हम लोग तो वो हैं आस्था में विश्वास करते हैं। तो आस्था केवल मोदी जी पे टिकी रहे और एक मोदी जी के नाम पर चुनाव जीता जा सके, ऐसी कोशिश शायद उनके संगठन की भी होगी, क्योंकि उनके संगठन का भी
इस प्रकार की अप्रोच लगेगी कि वो कोई लोकतांत्रिक तरीके से सोच रहे हो। जैसा आप बता रहे राज्यसभा में राष्ट्रपति के भाषण में धन्यवाद किसी और को देना था, लेकिन मोदी जी वहां भी प्रकट हो गए। तो मोदी जी ही अगर सब जगह प्रकट हो रहे हैं तो एक व्यक्ति का शासन है या एक व्यक्ति के कंट्रोल में सारी बात चल रही है। और वो व्यक्ति क्या कर रहा है? वो व्यक्ति कुछ सरमाएदारों, कुछ कारपोरेट घरानों, कुछ लोगों के लिए चिंतन कर रहा है, सामान्य लोगों के बारे में उसकी चिंता नहीं। खेती के अंदर किसानों के बारे में पिछली बार भी बहुत कुछ कहा गया था, उनकी आय दुगनी करने के बारे में। फिर ये किसान आंदोलन के बाद जो समझौता हुआ उसमें भी बहुत कुछ कहा गया था। लेकिन हम में से प्रत्येक आदमी किसी भी साइड में जा सकता है, किसी गांव में या जहाँ खेती होती है वहां जा सकता है। पूरा सिस्टम वैसा का वैसा चल रहा है। लोगों को खूब चीजें फ्री दी जा रही है। आज की राजनीति में ये भी एक अहम बात होगी। कुछ लोग, आज हमारे राजस्थान का बजट आया है, राजस्थान के बजट में बहुत सारी घोषणाएं हमारे मुख्यमंत्री ने करी हैं, अच्छी बात है, लेकिन इन घोषणाओं को वोट में बदलेगा कैसे? मोदी जी के पास एक खूबी है, वो खूबी है आरएसएस। मोदी जी के पास ये खूबी है कि आरएसएस जो कुछ मोदी जी बोलते हैं उसको वोट के रूप में बदलने की ताकत रखता है, और कांग्रेस के पास वो ताकत नहीं है, या विपक्ष के पास में कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन या संगठन की ताकत नहीं है जिसकी वजह से वो अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सके। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करके श्रीनगर पहुंच गए, दिल्ली भी पहुंच गए, लेकिन पीछे से क्या हो रहा है? पीछे से भारत जोड़ो के मकसद, भारत जोड़ो के जो कार्यक्रम थे उनको लेके क्या कांग्रेस जन उतने सक्रिय है? क्या कांग्रेस सेवा दल उतना सक्रिय है? क्या युवक कांग्रेस उतनी सक्रिय है? या उसके लिए कोई मशीनरी खड़ी करने की कोशिश की जा रही है? वो कोशिश तो नहीं हो रही है। बात मोदी जी खूब अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए मोदी जी कह रहे थे अपने भाषण के अंदर कि वो एक ही सब पे भारी है, वो एक ही सब पे भारी है। हाँ भाई, वो हम सब पर भारी है, पूरे देश के ऊपर भारी है, और ये भारी होना ही लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। किसी भी व्यक्ति के अंदर इस प्रकार का दम्भ, इस प्रकार का घमंड, मैं समझता हूँ कतई उचित नहीं। इससे नुकसान होने वाला है। इससे नुकसान ये होने वाला है कि धीरे धीरे संघ से जुड़े हुए लोग या बीजेपी से जुड़े हुए कार्यकर्ता, जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता हैं, जिनको आज भी ये उम्मीद है कि बीजेपी मोदी जी आ जाएंगे तो हिंदू राष्ट्र बच जाएगा, या मोदी जी होंगे तब उनके सपने कभी पूरे हो जाएंगे, और वो सारे लोग बड़ी निराशा के अंदर फंस जाएंगे। फिर जो सार्वजनिक जीवन में नौजवान आता है, उस नौजवान की अपनी कुछ महत्वाकांक्षाएं भी होती, उसका अपना भी कुछ सोच होता है। वो सोचेगा भाई मोदी ही मोदी है तो हम क्या है? और खुद इनके संगठन के अंदर जो फर्स्ट लाइन रैंक है, उस फर्स्ट लाइन रैंक के अंदर भी सवाल उठे। और जोड़ तोड़ से सरकार चलाना, सरकार तो कोई भी चला सकती है, राजा कोई भी हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि इस व्यवस्था के अंदर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का सिद्धांत क्या लागू होगा या नहीं होगा? क्या हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएंगे? क्या हमारी खेती ऐसी हो सकती है? अभी कितना बड़ा विचित्र बात है कि जहाँ कच्चा माल है वहाँ उसकी फिनिश गुड बनाने का कोई व्यवस्था सरकार नहीं करना चाहती। हमने लखनऊ के अंदर जब बात हुई थी तब हमने कहा था बायोफ्यूल के बारे में, अच्छा है 4-5 जगह बायोफ्यूल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन देश भर का किसान इस प्रकार की उपज बनाता है जिससे बड़ी तादाद में बायोफ्यूल बन सकता है और देश की पूंजी फंस सकती है और उसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती। इसी ढंग से पर्यावरण, जलवायु संबंधी बातें भी मोदी जी ने उठाई, लेकिन व्यवहार रूप में आज भी कोयला खदान और कोयले से उत्पादित बिजली और कोयले के ऊपर, जैसे अडानी जी कोई उन्होंने बिजली घर दे रहे हैं झारखंड में जिसकी बिजली बांग्लादेश को जाएगी, तो वो क्या हमने जो दुनिया को कहा कि हम सब कार्बन कम करेंगे, वो उस दुनिया को कहीं भी बात पे हम क्या कायम रहेंगे? इस प्रकार की बातों से भावात्मक फिजा तो बनती, भावात्मक फिजा मोदी जी बनाने में जरूर कामयाब हो गए, लेकिन वो ये सोचते हो कि वो भारी पड़ेंगे किस पे? हो सकता है कांग्रेस पे, समाजवादी पार्टी पर या और पार्टियों पे वो भारी होते हो, लेकिन देश की जनता पर अगर भारी बनने की वो कोशिश करेंगे तो देश की जनता ये भार ज्यादा दिन ढो नहीं पाएगी। या तो देश की जनता की कमर टूट जाएगी या देश की जनता उनको उठा के फेंक देगी, ऐसा मेरा मानना है। ये इतिहास में हुआ है, हमने इंदिरा गांधी के टाइम में ये बात देखी है। इंदिरा गांधी का इस प्रकार का जो रवैया था, उस रवैये के कारण बहुत कुछ अच्छे कदम उठाने के बावजूद उनको नुकसान भी उठाना पड़ा था। अच्छे कदमों का भी उठाना जो उठाए थे उन्होंने, जैसे बैंक नेशनलाइजेशन, उसका कॉमन मैन तक पहुंचना, ये बहुत बड़ी बात थी। और उसी सिलसिले को मोदी जी उसको अपने इतिहास से, जब मोदी जी इतिहास का जिक्र करते हैं
उस इतिहास से उनको जरूर सबक लेना चाहिए। वो देश की जनता में भारी कभी नहीं पड़ सकते, और वो खुद भी कहते हैं कि इतने करोड़ देशवासियों की बात वो हर बार कहते हैं, करोड़ देशवासी। तो करोड़ देशवासियों का जीवन क्या है, करोड़ देशवासियों के विकास के अवसर क्या है, करोड़ देशवासी किस प्रकार से जीवन यापन कर रहे हैं। अभी आंकड़ा आया था कि देश के लाखों नौजवान केवल पढ़ने के लिए हिंदुस्तान छोड़ के बाहर जा रहे हैं। बहुत से लाखों हजारों लोग हिंदुस्तान की नागरिकता को तिलांजलि देकर के विदेशों में जाके वहां की नागरिकता ले रहे हैं। ऐसा क्यों है भाई? भारत माता के बेटे अगर बाहर जाके कहीं नागरिकता ले रहे हैं और देश की नागरिकता छोड़ रहे हैं, तो ये कम गंभीर मुद्दा नहीं है। यहाँ उनको अवसर नहीं मिल रहा है, उनको ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ हमारा भविष्य संवर सकेगा, या हमारे आने वाले वंशजों का भविष्य संवर सकेगा। लोकतंत्र में तो हर किसी को विकास के समान अवसर मिलने चाहिए, यही हमारा संविधान भी कहता है और यही हमारी आजादी का मकसद है। मोदी जी अपने पूरे भाषण के अंदर देश की जनता का ध्यान किधर रहे इसके ऊपर ध्यान लगा के बात कर रहे थे, और वो पूरी तैयारी के साथ आए थे, और विपक्ष को वो डिमोरलाइज करना चाहते थे। विपक्ष और मूल रूप से वो कांग्रेस को डिमोरलाइज करना चाहते थे। ये इस प्रकार की जो चीज है, असंसदीय चीज है। असंसदीय शब्द मैं लगाना चाहूंगा, क्योंकि संसद में तो आपको इस मर्यादा से रहना चाहिए कि मैं मतभेद हो लेकिन मनभेद नहीं। धन्यवाद। ठीक है, मैं फिर से बस एक क्योंकि अंतिम प्रश्न ले लूं बहुत जल्दी से आप लोगों का। एक और जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है, जो अडानी इस वाले एपिसोड में जरा ज्यादा हो गया। मैं इसलिए पूछ रहा हूं अशोक माथुर साहब आपसे, और मतलब अजीत भाई साहब सबसे, मैं एक मिनट में क्योंकि समय समाप्त है। ये जो एक नया कानून हो गया है कि ये जो स्पीकर और जो लीडर ऑफ मतलब जो चला रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट साहब और स्पीकर साहब, इनका जो मन आएगा वो एक्सपंज कर देंगे। मतलब भाई अभी तक तो हम समझते थे अनपार्लियामेंटरी लैंग्वेज, अभी तक हम समझते थे कि अमर्यादित भाषा, कोई गाली गलौज, असम्मान सूचक, लेकिन अगर कोई फैक्ट भी तो हम उसका मतलब ये डिसाइड कौन करेगा कि ये ठीक है कि नहीं है? ये स्पीकर साहब डिसाइड कर देंगे और वही कर देंगे। मैं अशोक माथुर साहब इस पे, क्योंकि ये खराब ट्रेंड है, लोकतंत्र के लिए मुश्किल वाली चीज। अशोक माथुर साहब पहले आपसे एक छोटी टिप्पणी, बहुत छोटी। अशोक माथुर साहब, ये जो अभी देश में ये और खास तौर से लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो हो रहा है, देश की सबसे बड़ी पंचायत का जो चरित्र बदलता जा रहा है, वो कैसे बदलता है? वो बदलता है वहां बैठे हुए लोगों के व्यवहार से, उनके आचरण से, वो लोग क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, उनका व्यवहार क्या है, उससे बदलता है। सौभाग्य से जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो राजस्थान के ही हैं। उनका ऐतिहासिक बैकग्राउंड में मैं मोदी जी की तरह नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं। आज वो उपराष्ट्रपति हैं, उनसे मैं कम से कम, जैसा मैं जानता हूँ, उनसे मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं करता, क्योंकि उनके तो भाई लॉटरी खुल गई। अब लॉटरी खुल गई तो उसका वो आनंद ले रहे हैं। कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये उचित नहीं है। और ये उचित इसलिए भी नहीं है कि ठीक है, जैसे जो आपने भेड़ चराने वाले रेवड़ बोलते हैं राजस्थान में, वहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं आपके इलाके में, भेड़ और बकरी चराने के लिए, उसमें क्या होता है, आगे आगे एक गधा चलता है और गधे के पीछे भेड़ें चलती हैं, और भेड़ों के बीच में एक कुत्ता भी होता है, और उसके पीछे पीछे लकड़ी लिया हुआ एक गडरिया होता है। अब गधा जो है वो मार्गदर्शक, अब कर लीजिए क्या करेंगे, बाकी भेड़ें तो यस सर करती हैं, उसके पीछे भी चलना ही चलना है। तो ये संसदीय लोकतंत्र नहीं। संसदीय लोकतंत्र पूरी चेतना के साथ प्रकट होना चाहिए, पूरी विचारधारा के साथ प्रकट होना चाहिए। और जैसा मैंने पिछली बार कहा कि मतभेद हो लेकिन मनभेद नहीं हो। मतभेद जो होते हैं वो नए नए प्रकार की बातों को सामने लाते हैं, और नए नए प्रकार की बातों को सामने लाने के बाद हमें एक नया रास्ता बताते हैं कि हम इस रास्ते से अपने संकटों से मुक्त हो सकते हैं, इन रास्तों से हम आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।